Hello everyone, welcome to TRC AC Ayurveda. This is me, Sanjana Pandey, an assistant professor at Thakur Ramnarayan College of Arts and Commerce. The topic for today is the psychology of retrieval and forgetting. बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी एग्जाम हमारे करीब आती है तभी हमें याद आता है कि हमें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए और फिर जब हम किताब लेकर बैठते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि ये तो बहुत सारा पोर्शन है और हमें इतने सारे पोर्शन को बहुत कम टाइम में कंप्लीट करना है। तब सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है, इतनी सारी चीजों को मैं याद कैसे करूंगी? और दूसरा सवाल आता है कि मैं याद तो कर लूं, पर अगर मैं भूल गई तो मैं इसे भूलूं कैसे नहीं? ये सवालों का जवाब आपको इसी मॉड्यूल में मिलेगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम याद कैसे रखते हैं चीजों को और फॉरगेटिंग आखिर होती कैसे है, so that we can plan our study sessions in such a way that it is easier for us to remember majority of the things that we are studying. शुरू करते हैं एनकोडिंग से। इससे पहले कि हम कोई चीज याद रखें, हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चीजों को समझना। जो भी हम पढ़ रहे हैं पहले सही से हमारे दिमाग में रजिस्टर होनी चाहिए, जिसे हम एनकोडिंग कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा अपने टीचर्स को ये कहते हुए कि एग्जाम जब करीब आ रही हो तब एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट हमें ऐसे देना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट जो घर का है वो टेस्ट के क्लासरूम के एनवायरनमेंट जैसे होना चाहिए। कभी सोचा है वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल क्यूज होते हैं एनवायरनमेंट में, उससे हमें कॉन्सेप्ट्स याद रखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी। और इस एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी के दो टाइप्स होते हैं। वन इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रिट्रीवल एंड सेकंड इज स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवल। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रिट्रीवल की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये याद रखना कि हम जब कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ने के समय और टेस्ट देने के समय अगर सेम होगा तब हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को याद करना आसान हो जाएगा। इस पर एक स्टडी की थी गॉर्डन और बैडली ने। उन्होंने क्या किया था, कुछ लोगों को उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। वो दो ग्रुप्स में से एक जो थे वो लैंड में स्टडी करेंगे और एक जो थे वो पानी में स्टडी करेंगे। और स्टडी फेज के बाद इन ग्रुप्स को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें कि लैंड पे पढ़ने वाले लोग पानी में टेस्ट देंगे, लैंड पे पढ़ने वाले लोग लैंड पे ही टेस्ट देंगे, पानी में पढ़ने वाले लोग लैंड पे टेस्ट देंगे और पानी में पढ़ने वाले लोग पानी पे टेस्ट देंगे। आप गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा, रिजल्ट्स में क्या आया होगा? तो हुआ ये कि जो लोग पानी पे स्टडी कर रहे थे और उन्होंने अपना टेस्ट लैंड पे दिया, उनका रिकॉल, द नंबर ऑफ थिंग्स दैट दे कुड रिकॉल वाज कंपैरेटिवली लेस टू द पीपल हु हैव स्टडीड इन द वाटर एंड हैव गिवन द टेस्ट इन द वाटर। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हमारे रिट्रीवल को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। इसीलिए हमारे टीचर्स हमको कहते थे कि एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो हम ऐसा दें कि हमारा क्लासरूम का एनवायरनमेंट और हमारे घर का एनवायरनमेंट सेम, ताकि हमारे लिए चीज़ों को याद रखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। अब सेकेंड टाइप है एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी का, विच इज़ स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवल। स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवल की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मैटर करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट जैसे कि हमारे मूड्स, जैसे कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। अगर हम कोई चीज़ याद रखने के टाइम पे हमारा मूड अगर कंपैरेटिवली सैड है तो हमें वो चीज़ ज़्यादा आसानी से तब याद आएगी जब हम फिर से उसी मूड में होंगे। या फिर स्टेट डिपेंडेंट में ऐसे भी हो सकता है कि हम किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में हो या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में हो। जब हम अल्कोहल या ड्रग के इन्फ्लुएंस में कोई चीज़ को पढ़ते हैं या कोई चीज़ को समझते हैं तो वो चीज़ को याद रखना तब वो चीज़ का याद आना तब ज़्यादा आसान हो जाता है जब हम फिर से किसी ड्रग या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में हो। इसे हम स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवल कहते हैं। जब कभी भी हम मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं तभी उसके अंदर हम इन दो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, विच इज़ रिकॉल एंड रिकग्निशन। समझते हैं कि रिकॉल और रिकग्निशन क्या होता है। रिकॉल में हमें इंफॉर्मेशन को बिना किसी हिंट के याद करना पड़ता है हमारी मेमोरी से। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि
इंडिया का कैपिटल क्या है, तो आप बिना किसी हिंट के बोल देंगे कि ये इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। और रिकग्निशन की अगर हम बात करें तो रिकग्निशन में हमारा दिमाग में जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, हमारे एक्सटर्नल क्यूज से हम उसको मैच करते हैं और हम पहचानते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाए जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद, तब आप दिल्ली को चूज करेंगे। From these 4 options, you recognize Delhi as the most appropriate answer. इसे हम recall और recognition कहते हैं। देखते हैं इस recall के features क्या है। recall के features समझने के लिए मैं एक example से शुरुआत करती हूँ। कभी ऐसा हुआ है क्लास में जब आप बैठकर अपने बुक्स में डूडल्स बना रहे होते हैं, तभी टीचर आपको उठाकर पूछ लेती है, अच्छा ये बताओ कि इसका आंसर क्या है, और आप बोलते हैं कि बस अभी हाँ मुझे याद है, बस यहाँ पर है पर मैं बोलने यहाँ पर है बट आई डोंट नो, आई कैन नॉट रिकलेक्ट, आई नो व्हाट इट इज बट आई डोंट नो, आई कैन नॉट रिकलेक्ट। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन। इसमें क्या, टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन को हम ऐसे समझते हैं that it is an inability to recall a familiar word despite having a strong feeling of knowing it. और ये एज के साथ बढ़ते जाता है। टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन तब होता है जब हम डिस्ट्रैक्टेड हो या फिर इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में सही से इनकोड नहीं हुई हो। नेक्स्ट फीचर ऑफ रिकॉल इज सीरियल पोजीशन इफेक्ट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट को हम ऐसे समझते हैं वेयर recall accuracy is influenced by the sequence of the items in a given list. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक लिस्ट दी होगी पढ़ने के लिए और वो लिस्ट में से आपको या तो स्टार्टिंग की चीज ज्यादा याद रहती है या तो एंड की चीज ज्यादा याद रहती है। इसे हम सीरियल पोजिशनिंग इफेक्ट करते हैं, यहाँ इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जिस पोजिशन में आइटम्स अरेंज्ड है वो पोजीशन ने आपके रिकॉल को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट किया। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसे हम कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट एंड रीसेंसी इफेक्ट। प्राइमेसी इफेक्ट वो होता है जहाँ पे आपको किसी लिस्ट में स्टार्टिंग के आइटम्स ज्यादा आसानी से याद रहते हैं, और रीसेंसी इफेक्ट तब होता है जब आपको किसी लिस्ट के एंड के आइटम्स ज्यादा आसानी से याद रहते हैं। ये कुछ फीचर्स थे रिकॉल के। फिर हम समझते हैं कि कुछ मेमोरीज हम इतना आसानी से कैसे बना लेते हैं। जैसे कि हमने हमेशा ही हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी चीज़ हमें याद करनी होगी, कोई भी मेमोरी फॉर्म करनी होगी, तब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतने सारे प्लान्स, टाइम टेबल्स बनाने पड़ते हैं सो दैट वी रिमेंबर अ सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पर हमारी लाइफ में कुछ इवेंट्स इस तरह से होते हैं कि इन इवेंट्स के इंफॉर्मेशन को हमें याद रखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इन मेमोरीज को बनाने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इन मेमोरीज को हम कहते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरीज। फ्लैश बल्ब मेमोरीज का हम ऐसे समझेंगे, an unexpected event that has a strong emotional association to a person who remembers it. और फ्लैश बल्ब मेमोरीज इतनी विविड क्यों होती है, इतना ज़्यादा आसान क्यों होता है उनका फॉर्म होना, उनका स्टोर होना और उनका रिकॉल करना? इसीलिए बिकॉज उनका जो इमोशनल कंटेंट है वो बहुत हाई होता है, इमोशनल सेलियंस बहुत हाई होता है। जो भी वो पर्टिकुलर इंसान है उसको वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होता है इस पर्टिकुलर मेमोरी से। जैसे कि आपको याद होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 26/11 जिस टाइम पे हुआ उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे, तब आपको बहुत फटाफट याद आ जाएगा, भले वो चीज़ 8, 10 या 12 साल पहले हुई होगी। क्यों? बिकॉज 26/11 is an event. It is such a big event that has happened in all of our lives that all of us have some sort of emotions attached to it in our own way. These type of memories are known as flashbulb memories. एक सवाल पूछती हूँ, हमने पढ़ा कि हम मेमोरीज कैसे फॉर्म करते हैं। कुछ टाइप के मेमोरीज होते हैं जिसे हम फ्लैश बल्ब मेमोरीज बोलते हैं, जिन्हें हम याद काफ़ी आसानी से रख सकते हैं। बट एक सवाल है कि क्या सारी मेमोरीज जो हम फॉर्म करते हैं वो रिलायबल है? आपको क्या लगता है?
मोस्ट मेमोरीज जो मेरे हिसाब से और काफ़ी रिसर्चर्स के हिसाब से हमें ये पता चला है कि हमारे दिमाग में जो भी मेमोरीज फॉर्म होती है ओवर टाइम वो सारी मेमोरीज हमारे पर्सनल टच से ऑल्टर हो जाती हैं। फैक्ट्स थोड़े बहुत रिटेन्ड होते हैं बट थोड़ी बहुत ऑल्टर हो जाती है। हमें लगता है कि हमें वही याद है जो हुआ था, पर ऐसे नहीं है। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ मेमोरीज। ठीक है, और इसी से हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि सारी मेमोरीज रिलायबल नहीं होती। सो हमने ये समझ लिया कि हम कुछ चीज़ों को याद कैसे रखते हैं और याद करने में हमारे कौन सी चीज़ हमें कैसे याद हो सकती है। कुछ मेमोरीज रिलायबल होते हैं, नहीं होते हैं। अब समझते हैं कि किसी भी चीज़ को याद करने में हमें प्रॉब्लम्स क्या आती है। इस टॉपिक को हम मेमोरी रिट्रीवल प्रॉब्लम्स कहेंगे। सबसे पहला होता है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट का ये मतलब है कि आपके दिमाग में किसी भी इवेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी, वो एक नई इन्फॉर्मेशन के आते ही किसी तरह से ऑल्टर हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपको सही इन्फॉर्मेशन याद है, पर ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती, बिकॉज हमारे दिमाग में जो भी मेमोरीज बनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंजेस। अनदर प्रॉब्लम दैट वी हैव इज फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम। फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम ये होता है जिसमें किसी भी इंसान को लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हुई थी, जबकि असल में ये पर्टिकुलर चीज़ हुई ही नहीं थी। और फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम अक्सर उस मोमेंट पे ज़्यादा होता है जब आप एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक चीज़ देख लेते हो, जैसे कि आपने किसी का मर्डर होते हुए देखा है या फिर आपने कोई अब्यूज़ होते हुए देखा है। तो कभी कभी हम इतने डर जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है शायद ये भी चीज़ हुई ही होगी, पर नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हुई हो। और फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ कोर्ट में होता है, जिसे हम कहते हैं आई विटनेस टेस्टिमनी। आई विटनेस टेस्टिमनी पे जजेस काफ़ी ज़्यादा रिलायबल करते हैं, बट इसी फॉल्स मेमोरी के कारण वो आई विटनेस टेस्टिमनी झूठी भी हो सकती है। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट आवर memories are always and always subject to some kind of changes. With this, we conclude the topic of how do we remember things. In the next topic, we will explore how we forget about things so that we can understand how can we design our study sessions in a way that can help us remember majority of the things. This is it for our today's lecture. For more such video lectures, please subscribe to YouTube channel and thank you for watching.